अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड फेलोज़। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ CS506 की असाइनमेंट नंबर 1 जो कि अपलोड हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट है 18 मई। और सबसे पहले असाइनमेंट सॉल्यूशन जो है वो आपको मैं रन करके दिखा दूँ। और सॉल्यूशन मेरे पास मैंने ऑलरेडी बना रखा है, जस्ट इसको मैं आपको रन करके दिखा दूँ। पहले इसकी आउटपुट, तो इसको रन करने के लिए हमें चाहिए JDK, जो कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है अपने अपने इस PC में। तो मैं CMD ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं जाता हूँ अपनी सॉल्यूशन की डायरेक्टरी में, जो कि डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ोल्डर है CS506, उसमें पड़ा हुआ है। और ये मैं डेस्कटॉप पे आ गया और अब जा रहा हूँ, मैं ओपन कर रहा हूँ अपनी CS506 वाला फ़ोल्डर जिसके अंदर सॉल्यूशन मौजूद है हमारे पास। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोल्डर के अंदर मेरे पास 2 जावा की फ़ाइल्स मौजूद हैं और एक वो टेक्स्ट फ़ाइल मौजूद है जो हमें असाइनमेंट के अंदर प्रोवाइड की गई है, जिसके अंदर हमारे पास डाटा मौजूद है। ये आप डाटा वो देख सकते हैं जो हमें सॉल्यूशन फ़ाइल के अंदर असाइनमेंट फ़ाइल के अंदर दिया गया है। और अब इन दोनों फाइल्स को हम सबसे पहले करेंगे कंपाइल, और कंपाइल के बाद हम रन करेंगे। तो कंपाइल करने के लिए सबसे पहले हम जावा सी की कमांड यूज़ करते हैं और हाँ, उसके बाद हम अपनी जावा फाइल का नेम लिखते हैं विद डॉट जावा। इसके बाद मेरे पास 2 फाइल्स हैं, एक एम्प्लॉय और एक मेन डॉट जावा। तो दोनों फाइल्स को मैं कर लेता हूँ कंपाइल। अब रन करने के लिए जावा की कमांड यूज़ करेंगे, जावा मेन लिख के मैं इंटर करता हूँ। तो आप देखें मेरे सामने जो है आउटपुट वो आ चुकी है। आप यहाँ पे वो डाटा भी देख सकते हैं जो हमारे पास इस फाइल के अंदर मौजूद था। उसके बाद हमने इस सारे डाटा को एक टेबल के अंदर जो है वो भी डिस्प्ले करवा दिया। और लास्ट पे जो टोटल नंबर ऑफ़ करैक्टर्स, स्पेसिस, वर्ड्स, लाइंस, अल्फ़ाबेट्स, इंटीजर्स, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे हमने टेबल में डिस्प्ले करवा दी। तो अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता चलूँ कि इस असाइनमेंट फ़ाइल का जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है वो ये है कि आपने 2 फाइल्स अपलोड करनी हैं, एक एम्प्लॉय डॉट जावा की और एक मेन डॉट जावा की फ़ाइल विद योर टेक्स्ट फाइल। तो अब आप अगर अकेली एक फ़ाइल ही अपलोड करते हैं मेन या एम्प्लॉय की, तो आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो सकते हैं। तो आपने ये पूरी वीडियो को देखना है स्टार्ट से एंड तक, और इसी तरह दोनों फाइल्स ही अपलोड करनी है। अच्छा, तो अब मेरे पास ये ऑलरेडी दोनों फाइल्स मैंने यहाँ पे बना रखी हैं। तो जैसे ही देखें मैंने वो अपना जावा को कंपाइल किया, जावा के सोर्स कोड को, तो मेरे पास ये दोनों क्लासेस भी बन गई, एक मेन क्लास और दूसरी एम्प्लॉय क्लास। तो अब आपने ये नोट करना है कि हमने ये दोनों फाइल्स ज़िप में सबमिट करवानी हैं, मेन डॉट जावा और एम्प्लॉय डॉट जावा। असाइनमेंट फ़ाइल को एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। यहाँ पे हमें बताया गया है, हमारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें सबसे पहले बताया गया कि हम नेटबीन्स या कोई और IDE टूल यूज़ नहीं कर सकते जो कि हम जावा डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़, हमें एक टेक्स्ट फाइल प्रोवाइड की गई है जिसके अंदर सारा डाटा मौजूद है, और उसी टेक्स्ट फाइल को हम यूज़ करेंगे और उसको हम रखेंगे अपनी प्रोजेक्ट फ़ोल्डर की डायरेक्टरी के अंदर ही। ये यहाँ पे देखें, जहाँ पे हमारी जावा फाइल्स पड़ी होंगी उसी सेम डायरेक्टरी के अंदर हम अपनी उस टेक्स्ट फाइल को रखेंगे। फिर हमने सबसे पहले एक एम्प्लॉय क्लास क्रिएट करनी है, जावा एम्प्लॉय डॉट जावा, जिसमें हम एक एम्प्लॉय की क्लास बनाएंगे जिसके अंदर हम अपने इन डाटा मेंबर्स को यूज़ करेंगे, एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, सैलरी वगैरह। इसके बाद हमने बनाना है क्रिएट मेन डॉट जावा फाइल विच विल रीड डाटा फ्रॉम टेक्स्ट फाइल एंड शो इन टेबुलर फॉर्म, सी आउटपुट स्क्रीनशॉट। तो हम ये स्क्रीनशॉट जो हमारे पास इस असाइनमेंट फ़ाइल के अंदर दिया गया है, इसको हम ये जो है वो कंपेयर कर सकते हैं अपनी इस जो अभी मैंने आपको असाइनमेंट रन करके दिखाई उसके साथ। तो आप से देख सकते हैं कि सारा जो है बिल्कुल उसी तरह, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे फाइल डाटा शो हो रहा है, ठीक है। उसी तरह हमारे पास यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन CMD के अंदर जो हमने रन की, इसके अंदर भी हमारे पास यहाँ पे वो फाइल डाटा शो हो रहा है। उसके बाद हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़। और उसके बाद जो टेबुलर फॉर्म के अंदर हमारे पास ये देखें डाटा शो हो रहा है। इसी तरह हमारे पास हमारी आउटपुट के अंदर भी टेबुलर फॉर्म के अंदर डाटा शो हो रहा है। और लास्ट में हमारे पास फाइल रिकॉर्ड है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप फाइल रिकॉर्ड को देख सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि हम आ जाते हैं अपनी कोडिंग की तरफ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एम्प्लॉय
डॉट जावा की जो ये सोर्स कोड फाइल है, इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। तो आप इसको सिंपल नोटपैड में भी बना सकते हैं या कोई भी आप एडिटर यूज़ कर सकते हैं, ऑटम नोटपैड प्लस प्लस या कोई भी आप जो है एक थर्ड पार्टी एडिटर को यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारे पास नोटपैड होता है, सिंपल नोटपैड, उसके अंदर भी आप इसको बना सकते हैं। तो मैंने इस असाइनमेंट को बनाने के लिए नोटपैड प्लस प्लस यूज़ किया है और इसके अंदर मैं अपनी इस असाइनमेंट फ़ाइल को कर लेता हूँ ओपन। अब देखें मेरे पास दोनों फाइल्स मौजूद हैं, मेन डॉट जावा भी मौजूद है और एम्प्लॉय डॉट जावा भी मौजूद है। इसके अंदर हमने सबसे पहले एक क्लास बनाई है, क्लास, और इसको हमने नेम दिया है एम्प्लॉय का। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्लास क्रिएट करने का मेथड हमारे पास यही होता है कि सबसे पहले हम क्लास कीवर्ड यूज़ करते हैं, फिर उस क्लास को एक नेम देते हैं, और हमारे इस केस के अंदर हमने क्लास का जो नेम है वो एम्प्लॉय रखना है, चूँकि हमें यहाँ पे असाइनमेंट फ़ाइल के अंदर ये चीज़ मेंशन की गई है कि हम अपनी क्लास का जो नेम है वो एम्प्लॉय ही रखें। तो यहाँ पर मैंने इस क्लास का नेम रख दिया एम्प्लॉय, और उसके बाद यहाँ पर हमने कुछ डाटा मेम्बर्स को जो है डिक्लेयर किया है। डाटा मेम्बर्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड सैलरी वगैरह। ये सारे जो डाटा मेम्बर्स हैं ये भी हमें असाइनमेंट फ़ाइल के अंदर बताए गए हैं कि इन जो डाटा मेम्बर्स को यूज़ करते हुए हमने इस क्लास के अंदर हमने डिक्लेयर करना है। तो आपसे रिक्वेस्ट करता चलूँ कि इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक आपने पूरा देखना है। ये असाइनमेंट का आइडिया सोल्यूशन नहीं है, ये एक 100% परफेक्ट जो सोल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे और इस असाइनमेंट को इसी तरह बनाएंगे जैसे मैं आपको समझाने की भी पूरी कोशिश करूँगा, ताकि आपको समझ आए कि असाइनमेंट जो है वो वर्क कैसे कर रही है, इसकी आउटपुट कैसे आ रही है, ये सारी चीज़ें। तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगी आपके आगे वाली असाइनमेंट में भी, और मिड टर्म फाइनल टर्म में भी आप काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको इन चीज़ों से। और दूसरी चीज़ ये होगी कि जो सोल्यूशन आप बना के सबमिट करेंगे उसका आपको पता होगा कि ये आपको मार्क्स भी मिलेंगे उसके या नहीं। तो ये इंशाल्लाह 110% परफेक्ट सोल्यूशन है, जस्ट आइडिया सोल्यूशन नहीं है। अच्छा, इसके बाद डाटा मेंबर्स जो हैं वो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किए। डाटा मेंबर्स को डिक्लेयर करने के बाद हमने एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो यहाँ पे बनाया एम्प्लॉय। चूँकि हमारी जो क्लास होती है एम्प्लॉय क्लास है, तो एम्प्लॉय का ही अगर हम एक मेथड बना दें विदाउट एनी रिटर्न टाइप, तो वो हमारा कंस्ट्रक्टर मेथड बनेगा। तो यहाँ पे हमने बाय डिफ़ॉल्ट एक एम्प्टी जो है वो एम्प्टी कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है। हमें असाइनमेंट फ़ाइल के अंदर कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि हम यहाँ पे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूज़ करें, तो वो हमने यहाँ पे किया भी नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद जितने भी हमने डाटा मेंबर्स यहाँ पे बनाए हैं इन सभी के लिए हमने गेटर एंड सेटर मेथड्स को यूज़ करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गेटर मेथड भी है हर एक वेरिएबल के लिए, हर एक डाटा मेंबर के लिए, और सेटर मेथड भी मौजूद है। तो यहाँ पे मैं इन दोनों मेथड्स को हाईलाइट कर देता हूँ जो कि हमने यूज़ किए हैं एम्प्लॉय आईडी के लिए, गेट एम्प्लॉय आईडी एंड सेट एम्प्लॉय आईडी। तो गेट एम्प्लॉय आईडी का जो ये मेथड है इसकी जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर है, चूँकि हमने अपने वेरिएबल की जो डाटा टाइप यूज़ की है वो इंटीजर यूज़ की है। आप इन वेरिएबल्स के नेम को चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, अगर ऐसे ही रहने देंगे तो फिर भी कोई मसला नहीं है। लेकिन कॉपी केस के इशू के लिए आप कोशिश करें कि असाइनमेंट का सोल्यूशन जब खुद बनाएं तो इनमें से थोड़ी बहुत ही चेंजिंग कर लें। तो अब सेट एम्प्लॉय आईडी क्या करेगा, ये फंक्शन जब कॉल होगा तो इसको हम एक पैरामीटर पास करेंगे एम्प्लॉय आईडी जो कि इंटीजर वैल्यू का होगा, और वो हमारे इस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देगा जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया था, इस डाटा मेंबर को कर देगा इनिशियलाइज। इसी तरह बाकी जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं, डाटा मेंबर्स हैं, इन सभी के लिए हमने गेटर एंड सेटर मेथड जनरेट कर रखे हैं। तो इसके लिए गेट नेम, गेट एम्प्लॉय नेम, सेट एम्प्लॉय नेम, गेट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, सेट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, गेट एम्प्लॉय क्वालिफिकेशन, गेट सेट एम्प्लॉय क्वालिफिकेशन, सारे मेथड यहाँ पे मौजूद हैं। आप वीडियो को पॉज करके ये सारे के सारे डाटा मेंबर्स, सारे गेट सेटर मेथड आप खुद से टाइप कर सकते हैं। सिंपल नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जेडीके इंस्टॉल होना चाहिए आपके पास अगर आपने इस प्रोग्राम को रन करके आउटपुट देखनी है अपने पीसी या लैपटॉप के ऊपर। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो वो केस सेंसिटिव होती है। तो जैसे कोड किया हुआ है सेम एज इट इज़ आप इसको इसी तरह से टाइप करेंगे। कहीं पे भी आपको आपके मिस्टेक अगर आई, सिंगल एक सेमीकोलन की मिस्टेक भी हो सकती है, जैसे कि सेमीकोलन मिसिंग हो सकता है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय क्वालिफिकेशन जो है वो क्यू यहाँ पे कैपिटल है, तो यहाँ पे अगर क्यू स्मॉल लेटर में हम लिख दें तो ये एक सिंगल छोटी सी मिस्टेक जो है हमारी ये पूरे कोड को जो है वो
यहाँ पे इशू बना सकती है, हमारे लिए बग क्रिएट कर सकती है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, आपने छोटे और बड़े लेटर्स जो करैक्टर्स हैं इनकी आपने पहचान करनी है और आपने इसी तरह से कोड टाइप करना है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपनी मेन क्लास की तरफ। तो मेन क्लास में सबसे पहले हमने यहाँ पे हमारे पास जो दो लाइंस मौजूद हैं, इंपोर्ट जावा डॉट आई ओ की और इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल की। तो ये बेसिकली दो लाइब्रेरीज़ यहाँ पे हमने इंपोर्ट करवाई हैं। .io.static से मुराद यहाँ पे ऑल है, यानी इस IO लाइब्रेरी के अंदर जितनी भी क्लासेस, जितने भी जो रेफरेंसेस हैं हम यूज़ करना चाहते हैं वो हम इंपोर्ट करवा रहे हैं। इसी तरह यूटिल की जो है इसके अंदर जितने भी स्टैटिक है, चूँकि यहाँ पे यूज़ किया हुआ, तो जितनी भी क्लासेस इस लाइब्रेरी फ़ाइल के अंदर मौजूद होंगी वो सारी की सारी हम यहाँ पे इंपोर्ट करवा रहे हैं। और ये इंपोर्ट तभी होंगी जब आपके पास यहाँ पे JDK इंस्टॉल होगा आपके PC या लैपटॉप के ऊपर। तो इसके बाद हमने जैसे एम्प्लॉय क्लास बनाई, इसी तरह हमने यहाँ पे मेन फाइल के अंदर एक मेन क्लास क्रिएट की, क्लास कीवर्ड के साथ मेन क्लास बनाई। और जब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो हम इसी क्लास का नेम लिखते हैं, जो क्लास का नेम हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे CMD के अंदर हमने क्लास को रन करना है तो यहाँ पे जावा लिखेंगे और फिर मेन लिख के इंटर करेंगे तो हमारा जो कोड है वो रन हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं हो, लेकिन इसमें आप ही का फ़ायदा है। अगर आप पूरी वीडियो सुन के ये असाइनमेंट बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, अच्छे नहीं पूरे आएंगे इंशाल्लाह। तो अब यहाँ पर आप देखें, मैंने मेन फंक्शन के अंदर, ये हमारा वो मेन फंक्शन है जो कि हम यूज़ करते हैं अपनी जावा लैंग्वेज के अंदर। तो इसको यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन कर रखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो हमने स्ट्रिंग अरे डाटा टाइप के यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इसकी मेन फंक्शन के अंदर, मेन फंक्शन क्या होता है जी, जब भी हम हमारा हमारा जो प्रोग्राम का फ़्लो होता है वो ऑटोमेटिकली मेन फंक्शन के अंदर चला जाता है जब भी हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। तो इसी तरह जब भी हम इस मेन क्लास को कॉल करते हैं अपने CMD के अंदर, यहाँ पे जब हम ये वाली स्टेटमेंट टाइप करते हैं जावा मेन की, तो क्या होता है कि हमारा जो फ़्लो है, कंट्रोल जो है हमारे इस प्रोग्राम का, वो आ जाता है हमारे पास इस मेन फंक्शन के अंदर। तो मेन फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर रखे हैं कुछ वेरिएबल्स, लाइन काउंट, करैक्टर काउंट, वर्ड काउंट, वाइट स्पेस काउंट, इंटीजर्स काउंट, अल्फ़ाबेट्स काउंट। ये क्या करते हैं कि ये वाले जो वेरिएबल्स हैं इनके अंदर हम वैल्यू स्टोर करवाते हैं, जो कि हम डिस्प्ले करवा देते हैं अपने इस लास्ट फाइल रिकॉर्ड वाले टेबल के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं करैक्टर काउंट जो है वो टोटल करैक्टर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, टोटल स्पेसिस, टोटल वर्ड्स, टोटल लाइंस, टोटल अल्फ़ाबेट्स, टोटल इंटीजर्स। तो ये जितना भी रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो रहा है ये सारा का सारा वेरिएबल्स में से यहाँ पे हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। और वेरिएबल्स के अंदर हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग के अंदर प्रोग्राम के अंदर हम यहाँ पे वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ करवा रहे हैं, स्टोर करवा रहे हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है सभी वेरिएबल्स को इंटीजर डाटा टाइप का डिक्लेयर करने के बाद मैंने 0 के साथ इनिशियलाइज़ करवा दिया। इनिशियलाइज़ करवाने के बाद यहाँ पे हम आगे ट्राई एंड कैच मेथड के अंदर, तो ट्राई एंड कैच मेथड हम यूज़ करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। यानी अगर हमारे ट्राई ब्लॉक के अंदर कहीं पे कोई एरर होगा या कोई मिस्टेक होगी तो क्या होगा कि हमारा कैच मेथड जो है वो हमें एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा, कि बताएगा हमें कि हमारी कौन सी लाइन पे कहाँ पे कोई बग आ रहा है या कोई एरर आ रहा है, तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखें तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक अरे लिस्ट बनाई है, और अरे लिस्ट भी हमारे पास असाइनमेंट फ़ाइल के अंदर मेंशन है कि हम एम्प्लॉय क्लास और अरे लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ को मैनेज करने के लिए और इनके रिकॉर्ड्स को स्टोर करने के लिए। तो सबसे लास्ट पे अगर आए तो यहाँ पे आपको हिंट दिया हुआ है, टू मैनेज एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन यूज़ एम्प्लॉय क्लास, टू स्टोर मल्टीपल एम्प्लॉयज़ रिकॉर्ड यूज़ अरे लिस्ट। तो अगर हमने क्लास को एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन को मैनेज करना है तो हमने एम्प्लॉय क्लास को यूज़ करना है, और अगर उनकी वैल्यूज़ को एम्प्लॉयज़ को स्टोर करवाना है रिकॉर्ड्स को, तो हम अरे लिस्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक अरे लिस्ट बनाई हो जिसकी हमने डाटा टाइप रखी है एम्प्लॉय। ये डाटा टाइप आप यहाँ पर देख सकते हैं, एम्प्लॉय क्लास हमने एक बनाई थी, उसी क्लास को हम एज अ डाटा टाइप इस अरे लिस्ट के साथ यूज़ कर रहे हैं। तो इसके टेम्पलेट में हमने एम्प्लॉय डाल दिया कि जो भी, और हमने इस लिस्ट का नेम रख दिया EMP लिस्ट। तो इस EMP लिस्ट के अंदर हम सारे के सारे एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड जो है वो सेव करवाएंगे। कैसे सेव करवाएंगे? लाइन बाय लाइन सेव करवाएंगे। यानी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इस टेक्स्ट फाइल से हम एक लाइन उठाएंगे, उसको इस एम्प्लॉय वाले इस एम्प्लॉय लिस्ट अरे लिस्ट के अंदर डाल देंगे, फिर दूसरी लाइन यहाँ से उठाएंगे, फिर तीसरी, फिर चौथी, और फिर इसी तरह जितनी भी लाइंस हमारे पास मौजूद होंगी वो हम इस एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर ऐड करते जाएंगे। अच्छा, अब इसके बाद आ जाते हैं फ़ाइल। इसकी हमने एक इंस्टेंस क्रिएट की अपने फ़ाइल क्लास में से, फ़ाइल की एक इंस्टेंस क्रिएट की, एक ऑब्जेक्ट बनाया फ़ाइल, और ये फ़ाइल क्लास हम कहाँ से इंपोर्ट कहाँ से कॉल कर रहे हैं, इसका जो रेफरेंस है वो
आयो वाली लाइब्रेरी फ़ाइल के अंदर मौजूद है, जावा डॉट आयो डॉट स्टैटिक। तो यहाँ पर हम इसको यूज़ कर रहे हैं इस लाइब्रेरी फ़ाइल के ज़रिए, इस रेफरेंस के ज़रिए। तो फ़ाइल की एक इंस्टेंस क्रिएट की, फ़ाइल की इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद हमने एज अ पैरामीटर इसके जो कंस्ट्रक्टर मेथड है, इसका जो फंक्शन है, उसको हमने एम्प्लॉयज़ डॉट टेक्स्ट वाली फाइल जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। यानी जो फाइल हमारे पास सेम डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पे पड़ी हुई थी, उस फाइल को, उसका फाइल का जो नेम है वो हमने एज अ पैरामीटर दे दिया इस फंक्शन को। जो हमारा एम्प्लॉयज़ वाला ये फ़ाइल वाला जो फंक्शन है, इसको हमने ये एक वो उसका नेम और एक्सटेंशन के साथ जो है हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब जब ये लाइन कॉल होगी तो क्या होगा कि हमारी जो फ़ाइल है वो इंपोर्ट हो जाएगी हमारे इस ऐड हो जाएगी हमारे इस प्रोग्राम के अंदर। फिर हम कंडीशन के अंदर चेक करेंगे कि वो फ़ाइल एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, आया कि हमारी पास वो फ़ाइल मौजूद है, फ़ाइल ओपन हो रही है या नहीं हो रही। फ़ाइल डॉट एग्जिस्ट, अगर वो फ़ाइल एग्जिस्टेड है यानी हमारे उस सेम डायरेक्टरी के अंदर पड़ी हुई है, आपके इसी फोल्डर के अंदर जिसके अंदर जावा फाइल्स हैं, उसी के अंदर अगर ये एम्प्लॉयज़ टेक्स्ट वाली फ़ाइल पड़ी हुई है, तो क्या होगा कि हमारी ये वाली जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगी और हमारा जो कंट्रोल है, जो फ्लो है प्रोग्राम का, वो आ जाएगा हमारी इफ़ कंडीशन के अंदर। तो आप अगर और ये नल होगी यानी ये जो वैल्यू है, ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी, तो क्या होगा कि हमारे पास ये एल्स ब्लॉक जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ये एल्स ब्लॉक जो अभी मैंने हाईलाइट किया है, ये वाला हमारे पास प्रिंट आउट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं जी अपने इस यानी हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है। ट्रू होने के बाद हम आ गए अपनी इस इफ़ ब्लॉक के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास इस कंडीशनल स्ट्रक्चर में सबसे पहली जो स्टेटमेंट है वो स्कैनर क्लास में से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है इन फाइल का, और इसको हमने जो है पास कर दिया एज अ पैरामीटर स्कैनर को। अपनी वो फाइल जो है, फाइल ऑब्जेक्ट जो है वो हमने इसको पास कर दिया इन फाइल। तो अब ये स्कैनर क्लास क्या करेगी, स्कैन करेगी इस पूरी फाइल को, जिसके ज़रिए हम रीड कर सकेंगे लाइन बाय लाइन, हर एक चीज़ को हम जो है वो रीड करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इन फाइल डॉट यूज़ डेलीमीटर, यहाँ पे हमने एक डेलीमीटर यूज़ किया है लाइन ब्रेक का। यहाँ पे आप देखें /n, ये आपको पता है लाइन ब्रेक के लिए हम यूज़ करते हैं। तो चूंकि हमारे पास एक लाइन के अंदर एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, तो हम एक दफ़ा में एक लाइन को कॉल करेंगे, एक लाइन को रीड करेंगे। यानी इस पूरी लाइन में एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है जिसमें आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस और सैलरी वगैरह सारा कुछ पड़ा हुआ है एक रो में। फिर इसी तरह सेकंड रो है, थर्ड रो है और फोर्थ रो है। तो हम क्या करेंगे कि एक टाइम के अंदर, एक वक्त के अंदर हम एक रो को जो है हम लेके जाएंगे अपनी इस प्रोग्राम के अंदर, ठीक है ना। तो जहाँ पे हमारी लाइन ब्रेक हो रही है, डेलीमीटर यूज़ किया कि हम यानी यहाँ पे हमारी लाइन ब्रेक हो रही है, फिर उसके बाद यहाँ पे लाइन ब्रेक हो रही है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो हमने /n को यूज़ किया है एज अ डेलीमीटर के हम इस फाइल के अंदर जहाँ पे लाइन ब्रेक हो रही है उस एक फ़ाइल को जो है हम रीड करेंगे। अब हम आ जाते हैं system.out.println। तो ये वाला जो फंक्शन है ये क्या करता है, हमारी कंसोल एप्लीकेशन के ऊपर एक लाइन प्रिंट करवा देता है। सबसे पहले हमने लाइन ब्रेक की, फिर लास्ट पे भी लाइन ब्रेक की, और उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया फाइल डाटा। अब ये फाइल डाटा आप यहाँ पर देखें अगर आउटपुट के अंदर, तो आपको स्टार्ट में लिखा हुआ नज़र आ रहा है फाइल डाटा, और उसके बाद स्पेस कॉलन है। तो आप अगर असाइनमेंट फाइल के अंदर यहाँ पर भी देखें तो आपको इसी तरह की एक आउटपुट नज़र आ रही है फाइल डाटा की। तो वापस हम आ जाते हैं अपने इस सोर्स कोड फाइल के अंदर, और यहाँ पर हम देखते हैं हमने एक लगाई व्हाइल कंडीशन हमने यूज़ की। फिर हमने इन फाइल, जो हमने ये स्कैनर क्लास में से एक ऑब्जेक्ट बनाया था इन फाइल का, उसको हमने देखा हैज़ नेक्स्ट, यानी अगर उसके अंदर करैक्टर्स मौजूद हैं तो क्या करेगा जी, जब तक करैक्टर्स चल रहे हैं तब तक ये लूप चलेगा। यानी एक रो के अंदर जब तक करैक्टर चल रहे हैं, यानी इस 0 तक 7, और यहाँ पर ये जो 0 अभी मैंने हाईलाइट किया है, ये करैक्टर, ये जो लूप है वो चलेगा इस 0 तक, जो लास्ट पे 0 है, इस 0 तक चलेगा ये वाला लूप। और क्या करेगा, स्ट्रिंग, एक वेरिएबल जो हमने स्ट्रिंग डाटा टाइप का डिफ़ाइन किया, और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल का नेम रख दिया लाइन। तो इस लाइन वेरिएबल या इस लाइन ऑब्जेक्ट के अंदर हमारी वो एक पूरी लाइन जो है स्टोर हो जाएगी। ठीक हो गया, इन फाइल डॉट नेक्स्ट, ठीक है। और इस फाइल के अंदर जो नेक्स्ट होगा वो मतलब जितने भी करैक्टर्स होंगे जब तक ये लूप चलेगा
यहाँ पे 1 से लेके 0 तक जितने भी करैक्टर्स होंगे इन फाइल डॉट नेक्स्ट वो इस लाइन के अंदर हो जाएंगे स्टोर, यानी पूरी की पूरी एक लाइन जो है वो इस ऑब्जेक्ट इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब इसके बाद आ जाते हैं करैक्टर काउंट की तरफ। तो करैक्टर काउंट हमारे पास वो वेरिएबल है जो हमने ऊपर इंटीजर डाटा टाइप का डिफाइन किया था, इनिशियलाइज़ किया था इसको हमने 0 से। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि अपना ऑपरेटर ओवरलोडिंग के ज़रिए हमने जो हमारी ये जो लाइन है, जो हमारा वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट है, इसकी जितनी लेंथ है यानी जितने करैक्टर्स बनेंगे वो सारे के सारे करैक्टर हमने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिए। यानी आप यहाँ से इस 1 से लेके इस 0 तक स्पेसिस के साथ जितने भी करैक्टर्स बनते हैं विद कॉमा, विद इंटीजर वैल्यू, विद करैक्टर, जिस स्पेसिस के साथ ये स्पेस जो है ये भी काउंट करके जितने भी बनते हैं वो सारे के सारे करैक्टर्स हमने उनकी काउंट जो है वो हमने इस करैक्टर काउंट वेरिएबल के अंदर करवा दिया स्टोर। तो वो बनेगी इस लाइन की लेंथ जिसको हमने इनिशियलाइज़ कर दिया अपने करैक्टर काउंट वेरिएबल में। इसके बाद हमने एक और वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया स्ट्रिंग डाटा टाइप का, और इसको हमने कर दिया, इसका हमने नेम रख दिया लाइन टू लोअर, और इसको असाइन हमने करवाया अपना लाइन ऑब्जेक्ट और उसको हमने टू लोअर केस कर दिया। यानी हमारे पास ये इस लाइन ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यू स्टोर है उस सारी को हमने लोअर केस में कन्वर्ट किया और इस लाइन टू लोअर वाले ऑब्जेक्ट वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर करवा दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखें इसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आई, आपको आपके सामने ही है जो हसन का एच है वो कैपिटल है, अली का ए कैपिटल है, सी एस कैपिटल है, एम एस कैपिटल है। तो हम इस पूरी स्ट्रिंग को, इस पूरी लाइन को हम चाहते हैं स्मॉल लेटर्स में इसलिए क्योंकि हमने इसमें से अल्फ़ाबेटिक्स भी फाउंड करने हैं, इसमें से न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी निकालनी है कि न्यूमेरिक कितनी है, अल्फ़ाबेटिक्स कितने हैं, इंटीजर्स कितने, ये सारी चीज़ें हमने फाइंड करनी हैं। तो इसलिए हमने इसको कर दिया लाइन टू लोअर में करने के बाद हमने एक अरे बनाई करैक्टर डाटा टाइप की अरे बनाने के बाद इसका हमने नेम रख दिया करैक्टर्स, और इसको हमने असाइन कर दी वैल्यू लाइन टू लोअर डॉट करैक्टर अरे की, यानी लाइन टू लोअर टू करैक्टर अरे कर दिया और इसको स्टोर करवा दिया इस करैक्टर्स अरे के अंदर। अब उस करैक्टर्स अरे पे हमने लगाया एक लूप, फॉर लूप। ये लूप कब तक चलेगा, आई को हमने इनिशियलाइज़ किया 0 तक, और आई इज़ लेस देन करैक्टर्स डॉट लेंथ, यानी जब तक इस अरे की लेंथ ख़त्म नहीं ना होती, इसमें के अंदर जितने भी इंडेक्सेस हैं, जितने भी करैक्टर्स इसके अंदर स्टोर होंगे, जब तक उसकी लेंथ ख़त्म नहीं होती हम आई को करेंगे इंक्रीमेंट, आई को प्लस कर दिया। अब यहाँ पर हमने इसके अंदर लगाई एक कंडीशन, इफ़ कंडीशन लगाई, उसके अंदर हमने देखा कि अगर जो करैक्टर्स हैं, जो इसके अंदर इंडेक्सेस हैं, जो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, अगर वो ए है या ए से बड़ा है, और एंड ऑपरेटर यूज़ किया, और जो करैक्टर्स हैं वो जी के इक्वल हैं या जी से लेस देन है, यानी ए और जी के दरमियान जितनी भी वैल्यूज़ हैं अगर वो एग्जिस्ट कर रही हैं इस अरे के अंदर, तो हम क्या करेंगे, अपने अल्फ़ाबेट्स काउंट वाले जो वेरिएबल को है हम इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, एल्स इफ में क्या होगा कि अगर वो वैल्यू 0 या 9 के दरमियान है, 0 है या 9 है या इन दोनों के दरमियान में कोई वैल्यू है, तो हम इंटीजर्स वाले काउंट में इंक्रीमेंट कर देंगे। यानी अगर तो वो ए बी सी एक्स वाई जी यानी अल्फ़ाबेटिक्स करैक्टर हैं तो हमारा ये वाला वेरिएबल जो है ये इंक्रीमेंट होता रहेगा इसके अंदर, और अगर नहीं या वो इंटीजर वैल्यू है तो हमारा ये इंटीजर काउंट वाला वेरिएबल इंक्रीमेंट होता रहेगा। आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे सारे वेरिएबल्स हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखे हैं, लाइन काउंट, करैक्टर काउंट, वर्ड काउंट, वाइट स्पेस काउंट, इंटीजर्स काउंट, सारे वेरिएबल्स हमने ऊपर डिफाइन कर रखे हैं, और इनके अंदर हम यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे हैं अपनी इस लूप के अंदर, फॉर लूप के अंदर। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे हमारे पास है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, और यहाँ पे हम एक लाइन को प्रिंट करवा रहे हैं। तो जब हमारा फर्स्ट टाइम ये वाला लूप चलेगा तो क्या होगा कि हमारे पास ये वाली लाइन प्रिंट होगी, यानी ये जो फंक्शन अभी मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया ये हमारे पास यहाँ पे आउटपुट के अंदर इस लाइन को प्रिंट करवा रहा है। जब दूसरी दफ़ा ये वाला लूप आइटरेट होगा तो क्या होगा, इसमें दूसरी लाइन स्टोर हो जाएगी हमारी इस टेक्स्ट फाइल से, और वो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन के ज़रिए। इसी तरह तीसरी दफ़ा आइटरेट होगा हमारा लूप तो ये तीसरी लाइन, चौथी दफ़ा चौथी लाइन। तो इस तरह 1 बाय 1 करके हम जितनी भी यहाँ पे लाइंस होंगी वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे अपनी कंसोल एप्लीकेशन के ऊपर। ऊपर लिखा होगा फाइल डाटा और नीचे हमारे पास वो लाइंस शो हो रही होंगी जो हमारी टेक्स्ट फाइल के अंदर पड़ी हुई हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी, हमने यहाँ पे एक अरे बनाया, स्ट्रिंग का अरे बनाया, उसका हमने नाम रखा वर्ड लिस्ट। अब आप देखें तो यहाँ पे हमने सबसे लास्ट पे क्या करना है, वर्ड्स भी निकालने हैं कि कितने वर्ड्स मौजूद हैं इस पूरे फाइल के अंदर। तो उस वर्ड्स को कैसे फाइंड करेंगे हम,
उसके लिए ये हमारी जो लाइन है, जो लाइन हम प्रिंट करवा रहे हैं, उसमें हम स्प्लिट कर देते हैं स्पेसिस को। यानी ये जो डेलीमीटर डबल बैकवर्ड स्लैश एस प्लस हम यूज़ करते हैं, ये एक डेलीमीटर है और इस डेलीमीटर का मकसद ये है स्पेसिस को फाइंड करना, कितनी स्पेसिस हमारे पास जो हैं वो मौजूद हैं। तो हर एक स्पेस के बाद एक क्या होगा जी, हमारे पास एक अपना वो आएगा, लेटर आएगा, हमारे पास एक करैक्टर आएगा। यहाँ पे मैं आपको दोबारा से दिखा दूँ एक एक वर्ड कंप्लीट होता है एक स्पेस के बाद, यानी एक स्पेस उसके बाद एक वर्ड हमारा कंप्लीट हो गया, फिर नेक्स्ट स्पेस से पहले हमारा एक वर्ड कंप्लीट हो गया, फिर स्पेस फिर वर्ड फिर स्पेस फिर वर्ड, यानी कंप्लीट वर्ड बनता है स्पेस के दरमियान में जो हमारा होगा, अपना करैक्टर्स जितने भी होंगे वो एक वर्ड हमारा बनेगा। तो इस तरह से हमने कुछ फाइंड किया अपने यानी इस स्पेसिस को सबसे पहले फाइंड किया, ठीक है, उसकी एक वर्ड की लिस्ट बनाई, यानी जितनी भी स्पेसिस थी वो सारी स्पेसिस हमने निकाल दी और जितने वर्ड्स थे वो वर्ड वाली लिस्ट के अरे के अंदर हमने डाल दिए। अब वर्ड काउंट वाला जो वेरिएबल है, इसको हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग के साथ जो है इसमें स्टोर करवा रहे हैं वर्ड्स लिस्ट डॉट लेंथ को, यानी इस अरे की जितनी लेंथ बनेगी उसको हमने वर्ड काउंट वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। अब स्पेसिस तो सारी निकल गई, इसमें क्या बनेंगे, इसमें सारे वर्ड्स ही होंगे। तो वर्ड लिस्ट वाली अरे की जितनी लेंथ होगी 0 से 100 जितनी भी लेंथ होगी इसकी, वो सारी की सारी हमने स्टोर करवा दी वर्ड काउंट में। अब नेक्स्ट आ गए हम स्पेसिस के अंदर, इसी तरह हमने एक स्ट्रिंग अरे बनाई और इसका हमने नेम रख दिया स्पेसिस। फिर हमने लाइन को स्प्लिट किया कॉमा के साथ। अगर आप यहाँ पर देखें तो आप देख सकते हैं कि हर एक जो स्पेस है वो कॉमा से पहले आ रही है। तो ठीक है, हमने कॉमे जो जितने भी थे यहाँ पे निकाल दिए, तो बाकी हमारे पास रह गई स्पेसिस। तो हम वाइट स्पेसिस वाले वेरिएबल को ऑपरेटर ओवरलोडिंग के साथ हम स्पेसिस डॉट लेंथ इसके अंदर जो है हम असाइन करवा रहे हैं वैल्यू को, ठीक है। वाइट स्पेस काउंट वाले वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर करवा दिया स्पेसिस डॉट लेंथ को, यानी इस अरे की, स्पेसिस वाली अरे की जितनी लेंथ होगी वो सारी की सारी स्टोर हो जाएगी हमारे पास इस वेरिएबल के अंदर। चलें अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लाइन, यानी वही हमारे पास जो वेरिएबल या ऑब्जेक्ट था जो हम प्रिंट करवा रहे थे उसको हम असाइन करवा रहे हैं उसी की वैल्यू, लेकिन उसमें हमने रिप्लेस कर दिया लाइन ब्रेक को और टी को। यानी टी से मुराद जो टैब होता है, 4 स्पेसिस को हम टी के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आपको HTML के बारे में थोड़ा सा पता हो तो। और जावा स्क्रिप्ट में भी आपने देखा होगा कि हम इसको यूज़ करते हैं, जावा में भी हम इसको यूज़ करते हैं, जावा सर्वलेट्स में भी। टी रिप्रेजेंट करता है 4 स्पेसिस को यानी टैब के लिए, और एन हम यूज़ करते हैं लाइन ब्रेक के लिए। तो जहाँ पे हमारे पास 4 स्पेसिस या लाइंस आ रही हैं, लाइन ब्रेक्स आ रही हैं, यानी यहाँ पे लाइन ब्रेक है, यहाँ पे लाइन ब्रेक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये सारी की सारी जो हैं वो लाइन ब्रेक्स जो हैं वो हम यहाँ से निकाल रहे हैं उनको, यानी हम रिप्लेस कर रहे हैं। कैसे, किससे रिप्लेस कर रहे हैं? डबल कोटेशन से, यानी नल कर रहे हैं उनको। डबल कोट्स एम्प्टी हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि जहाँ पे हमारे पास लाइन ब्रेक या टैब 4 स्पेसिस होंगी उनको हम कर देंगे नल। तो इस तरह से हमने इसकी जो वैल्यू है लाइन की वो हमने कर दी क्लीन करने के बाद अब हम आगे वापस अपने नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। तो इसमें हमने लिखा है लाइन डॉट लेंथ इज़ ग्रेटर देन 0, यानी जब तक हमारी लाइन जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है इसकी जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 0 होगी तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग डेलीमीटर्स, यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया डेलीमीटर्स और इसको वैल्यू असाइन कर दी हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स विद कॉमा और प्लस। तो हम क्या करेंगे कि जहाँ हमने जो हमारे पास ये कॉमे है ना जी, ये हमने यहाँ से कर देने गायब, क्योंकि अब हमने वैल्यूज़ को स्टोर करवाना है अपने अरे लिस्ट के अंदर अपने एम्प्लॉय क्लास को यूज़ करते हुए। तो फर्स्ट वाला ये वाली जो वैल्यू है ये हमने कॉमा के बगैर हमने आईडी के अंदर स्टोर करवानी है, हसन अली को हमने नेम में स्टोर करवाना है, CS को हमने डिपार्टमेंट में स्टोर करवाना है, MS को हमने क्वालिफिकेशन के अंदर स्टोर करवाना है, 5 को हमने एक्सपीरियंस और 70,000 को हमने स्टोर करवाना है अपना सैलरी के अंदर। तो हमने जितने भी कॉमे हैं वो सारे कॉमे यहाँ से निकाल दिए, ठीक है। डेलीमिट्स ये हमने एक दफ़ा फ़िलहाल यहाँ पे डिफ़ाइन इसको किया, लेकिन इसको निकालेंगे इस तरह से कि हम एक अरे बनाएंगे टोकन्स, उसको नाम रखेंगे स्ट्रिंग अरे बनाई, उसको हमने नेम रख दिया टोकन्स, इसको हमने असाइन करवा दिया लाइन डॉट स्प्लिट फंक्शन हम यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ रिमूव करने के लिए, यानी कोई भी चीज़ अलग करने के लिए। स्प्लिट का मतलब ही आपको पता होगा ना, अलग। तो अलग करना है हमने, क्या चीज़ अलग करनी है, स्क्वायर ब्रैकेट से अलग करनी है। स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए क्योंकि ये एक अरे है फ़िलहाल,
तो अरे में से हमने ये निकाल दिए भाई, हमारे पास जो अरे के अंदर ये आएंगे ना स्क्वायर ब्रैकेट्स वो निकल गए और कॉमा निकल गया। बाकी क्या रह गया हमारे पास, वर्ड्स रह गए। अब वर्ड्स को हम क्या करेंगे, हमने एक इंस्टेंस क्रिएट की एम्प्लॉय क्लास की, इसमें से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया EMP का, और ये जो जितने भी हमारे पास सेटर मेथड्स थे, एम्प्लॉय, सेट एम्प्लॉय ID, सेट एम्प्लॉय नेम, सेट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, सैलरी वगैरह, जो हमने कि एम्प्लॉय क्लास के अंदर डिफ़ाइन कर रखे हैं ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं, इनके ज़रिए हम अपने जो मेंबर्स हैं इनको हम इनिशियलाइज़ करवा देंगे। कैसे इनिशियलाइज़ करवा देंगे, इनको हम एज ए पैरामीटर वैल्यू पास करेंगे। जैसे मैंने आपको एम्प्लॉय क्लास के अंदर दिखाया कि हम सेट एम्प्लॉय मेथड के अंदर एक इंटीजर वैल्यू पास करते हैं, जो कि हमने यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर डिफ़ाइन किया हुआ है कि हमारे पास जो सेट एम्प्लॉय मेथड है ये एक इंटीजर वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे हम एज ए पैरामीटर इसको एक इंटीजर वैल्यू पास करेंगे, लेकिन भाई वो तो हमारे पास टोकन्स वाली अरे में पड़ी हुई है जो कि स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग अरे के अंदर पड़ी हुई है, इसका नेम टोकन है और इंडेक्स वैल्यू 0 है। चूँकि आप अगर नोटपैड फाइल के अंदर देखें तो फर्स्ट वैल्यू जो है ये वाली, ये हमारे पास फर्स्ट है। तो अरे के अंदर जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो 0 होती है, सेकंड वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, थर्ड वैल्यू 2 होती है, ठीक है। तो अरे 0 से स्टार्ट होती है, 0 इंडेक्स से। तो 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा होगा, ID पड़ी होगी। ID को हमने स्टोर करवाना है जी इस एम्प्लॉय वेरिएबल एम्प्लॉय क्लास के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इंटीजर डॉट पार्स इंट ये फंक्शन यूज़ करेंगे, जो हमारी इस स्ट्रिंग वैल्यू को कन्वर्ट करेगा इंटीजर के अंदर और पास कर देगा इस फंक्शन को। अच्छा, अब इसके बाद बाकी सारी वैल्यूज़ हमने स्ट्रिंग ही पास करनी है। चूँकि हमारे पास स्ट्रिंग अरे है तो हम जस्ट टोकन्स और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसका इंडेक्स डिफाइन करते जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 0 इंडेक्स पे ID है, फर्स्ट इंडेक्स पे हसन अली है, सेकंड जो इंडेक्स है उस पर अपना ये डिपार्टमेंट है, थर्ड इंडेक्स पे क्वालिफिकेशन है, 4 इंडेक्स पे हमारे पास पड़ा हुआ है अपना क्या नाम है इसका यार, एक्सपीरियंस, और लास्ट जो 5 इंडेक्स है उस पर हमारे पास सैलरी पड़ी हुई है। यहाँ पर आप देखें उसी तरह 5 पे सैलरी आ गई, 4 पे एक्सपीरियंस आ गया, 3 पे क्वालिफिकेशन, 2 पे डिपार्टमेंट और 1 पे हमारे पास एम्प्लॉय नेम आ गया जी। सारे जो हमारे पास सेटर मेथड्स थे उनको हमने कॉल कर लिया। लास्ट पे हमने जो एम्प्लॉय लिस्ट बनाई थी जिसकी हमने डाटा टाइप एम्प्लॉय क्लास रखी थी, सबसे स्टार्ट पे यहाँ पे देखें ये जो हमने अरे लिस्ट बनाई थी इसमें हमने कर दिया ऐड। किसको ऐड किया, इस ऑब्जेक्ट को। इस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारी वैल्यू स्टोर हो गई, सारे वेरिएबल्स हमने इनिशियलाइज़ करवा दिए, तो हमने इसको कर दिया ऐड। अब हम आ जाते लाइन काउंट प्लस प्लस, यानी यहाँ पे एक लाइन हमारी कंप्लीट होगी। ये वाली स्टेटमेंट जब हमारी कॉल होगी ना जी, तो तब हमारी ये एक लाइन कंप्लीट हो जाएगी। यानी यहाँ तक हमने इस एक लाइन के अंदर करैक्टर्स भी फाइंड कर लिए, इंटीजर्स भी फाइंड कर लिए, इसको हमने अरे में भी स्टोर करवा दिया, इसको हमने प्रिंट भी करवा दिया। अब इसी तरह जब तक हमारी ये सारी लाइंस कंप्लीट नहीं हो जाती, ये हमारी एक व्हाइल लूप जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाई वो हमारी रिपीट होती रहेगी, ठीक है। इसी तरह फिर हमारी सेकंड लाइन में जितने करैक्टर्स हैं, जितने इंटीजर्स हैं वो सारे स्टोर हो जाएंगे, थर्ड में, फोर्थ में, और सारी लाइंस जो हैं वो अरे के अंदर स्टोर होती जाएंगी। और ये वाला लाइन काउंट वेरिएबल जो है ये प्लस प्लस होता जाएगा। इसको हमने इनिशियलाइज़ किया था 0 से, इसके ज़रिए हमने ये चीज़ डिस्प्ले करवाई है जो आप ऊपर देख रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ 4 हैं, यानी जितनी लाइन्स होंगी उतने एम्प्लॉयज़ होंगे। उसके बाद नीचे जो जितनी टोटल लाइन्स होंगी वो भी 4 होंगी, यानी 4 लाइन्स हैं और 4 ही एम्प्लॉयज़ हैं। तो इसको हम डिस्प्ले करवा रहे हैं अपनी इस लाइन काउंट वेरिएबल से, जिसमें हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं 1 का। जब भी लूप चलेगा इसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट होता जाएगा। ये जी यहाँ तक हमारी इफ़ कंडीशन जो है वो जो होगी कंप्लीट। और यहाँ पर हमारा जो व्हाइल लूप था, ये ऊपर जो व्हाइल लूप लगाया हुआ हमने, ये हमारा लूप हो गया कंप्लीट। और इस तरह से हमने यहाँ तक हमारा जो काम था वो फिनिश हो गया। अब हमने जब हमारा ये वाला लूप क्लोज़ हो गया तो इसका मतलब है कि ये लाइनें ख़त्म हो गई, यहाँ पे करैक्टर ख़त्म हो गए, हमारी कंडीशन जो थी वो कंप्लीट हो गई। तो हमने क्या किया, इन फाइल क्लोज़ कर दिया, यानी अपनी उस फाइल को अब हमें ज़रूरत नहीं है उस फाइल की, एम्प्लॉयज़ डॉट टेक्स्ट वाली फ़ाइल की, तो इसको हमने कर दिया क्लोज़। और एल्स कंडीशन, ये वाली जो एल्स कंडीशन है ये बेसिकली हमारी इस कंडीशन के लिए है जो हमने फाइल डॉट एग्जिस्ट के लिए यूज़ की थी। यानी अगर तो ये वैल्यू ट्रू होगी तो इसका मतलब है कि फ़ाइल मौजूद है, ठीक है, ये फ़ाइल पड़ी हुई है। और अगर ये वैल्यू फॉल्स होगी तो क्या होगा, हमारी एल्स कंडीशन कॉल होगी और उसके अंदर हम दिखाएंगे फ़ाइल नॉट फाउंड। अब इसको मैं रन करके भी एक दफ़ा आपको दिखा दूँ। ये जो एम्प्लॉयज़ डॉट टेक्स्ट वाली फ़ाइल है, इसके अंदर अगर आप कोई मिस्टेक कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसकी नेम में मिस्टेक कर देता हूँ, एम्प्लॉयज़ की जगह पे एम्प्लॉय कर देता हूँ, और अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ तो क्या होगा, हमारे पास एरर आएगा, हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। सबसे पहले कंपाइल कर लेते हैं जावा सी वाली फ़ाइल को।
सॉरी मेन वाली फाइल को, मेन डॉट जावा रन किया, कंपाइल होगी हमारे पास। अब इसको रन कर देते हैं मेन फाइल को। तो अब हमें एरर मिलेगा फाइल नॉट फाउंड का। फाइल ये देखें, फाइल नॉट फाउंड। क्यों क्यों जी फाइल नॉट फाउंड है जी? वो हमने उसका नेम ही गलत लिखा है, या तो वो उस फोल्डर के अंदर पड़ी हुई नहीं है, या फिर उसका नेम गलत है, इसलिए हमें वो फाइल नहीं मिली। तो टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ भी ज़ीरो हो गए, फाइल रिकॉर्ड भी नहीं शो हुआ, ठीक है, फाइल डाटा भी शो नहीं हुआ। यहाँ पे भी सारा ज़ीरो ही ज़ीरो आ रहा है। क्यों ज़ीरो आ रहा है? क्योंकि हम इफ़ कंडीशन के अंदर तो गए ही नहीं ना, हम डायरेक्ट एल्स कंडीशन के अंदर ही आए हैं। और ये जो 0000 यहाँ पे शो हो रहा है, ये हमारे पास ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं जो हमने यहाँ पे इनिशियलाइज़ की हुई हैं वेरिएबल्स को। अब मैं वापस इसको ठीक कर देता हूँ, एम्प्लॉयज़ कर देता हूँ। नेक्स्ट आ जाते हैं जी, ये इस एल्स कंडीशन के बाद। अब ये वाली जो चीज़ है ना जी, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इस पूरी असाइनमेंट का, कि हम टेबल में डाटा कैसे डिस्प्ले करवाएंगे। भाई सभी ने तीर तुक्का लगाया हुआ है कि जी वो एक आलतू फालतू सा बना के ना, टैब स्पेसिस डाल के, ब्लैंक स्पेसिस डाल के, लेकिन वो कोई एक फॉर्मेट नहीं होता। अब यहाँ पे आप देखें ना, कितना मज़े का टेबल बना हुआ है, नज़र भी आ रहा है कि ये एक टेबल का प्रॉपर फॉर्मेट है जिसमें आपको रोज़ और कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने टेबल बनाना है, जैसा ये एम्प्लॉय का टेबल बना हुआ है। तो इस टेबल को कैसे बनाते हैं हम? इसके लिए हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल को बनाया, फॉर्मेट वेरिएबल बनाया। इस फॉर्मेट वेरिएबल के अंदर हमने सबसे पहले ये वाला एक लाइन यूज़ की। ये लाइन हम बनाएंगे, यूज़ करेंगे कॉलम के लिए, यानी ये हमारे लिए कॉलम जनरेट करेगी। उसके लिए हम यहाँ पे फर्स्ट ऑपरेंड जो है, वो हमारा जो फर्स्ट वेरिएबल होगा उसको हम इस तरह से लिखेंगे, $1, ये हमारा फर्स्ट वेरिएबल होगा। यानी ये जो एम्प्लॉय आईडी है, ये हमारे पास, यानी ये हमारा फर्स्ट कॉलम बनाएगा। ये वाली जो है, ये हमारा फर्स्ट कॉलम बनाएगा। उसके बाद -10s ये हमारे पास विड्थ डिफ़ाइन करेगा। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड कॉलम, और ये वाली जो डैश है, ये जो लाइन है, ये भी एक कॉलम बंद कर देगी। यहाँ से कॉलम हमारा ओपन होगा, यहाँ पे कॉलम क्लोज होगा, और ये हमारा फर्स्ट वेरिएबल होगा, ये हमारी विड्थ होगी, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास सेकंड वेरिएबल होगा। यहाँ पे $2 यूज़ करेंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। आप देख सकते हैं आपके पास कितने वेरिएबल्स हैं। एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय क्वालिफिकेशन, एम्प्लॉय एक्सपीरियंस, एम्प्लॉय सैलरी। तो ये जितने भी आपके पास वेरिएबल्स हैं जो आपने टेबल की फॉर्म में डिस्प्ले करवाने हैं, उतने ही आपने ये वाले फॉर्मेट के अंदर डिफ़ाइन करने हैं। $1, $2, $3, $4, और इसके बाद विड्थ आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे रख सकते हैं, 10s, 15s, 20s, और यहाँ पे जैसे भी आप। और क्या होगा कि यहाँ पे एंड पे आप यूज़ करेंगे लाइन ब्रेक, यानी जब आपका ये एक कॉलम कंप्लीट हो जाएगा तो तब लाइन ब्रेक हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हमारे पास लाइन ब्रेक हो रही है, यहाँ पे, तो लाइन हमारी ब्रेक होती जाएगी और न्यू लाइन स्टार्ट होती जाएगी। अब यहाँ पे आपने डिस्प्ले करवा देना system.out.println, और सबसे पहले हमने की लाइन ब्रेक, फिर हमने डिस्प्ले करवाया टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, कि कितने जो हैं वो एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं। और वो कहाँ पे हमने सेव करवाए थे? लाइन काउंट वेरिएबल के अंदर, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि लाइन ब्रेक हो रही है, वहाँ पे एक रिकॉर्ड कंप्लीट हो रहा है। तो जितनी लाइंस ब्रेक होंगी उतने हमारे पास उतने हमारे पास एम्प्लॉयज़ होंगे। तो प्लस का साइन यूज़ करते हैं हम कॉन्कैटिनेशन के लिए। तो हमने इस स्ट्रिंग को इस वेरिएबल के साथ कॉन्कैटिनेट किया और एम्प्लॉयज़ को हमने डिस्प्ले करवा दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, और यहाँ पे बाकी सारी ब्लैंक स्पेस है, जो ब्लैंक स्पेस हमने इस फंक्शन के अंदर ऐड की हुई है system.out.println में। चलें जी, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ, system.print.line, और इसमें हमने सिर्फ एक लाइन जो है वो डैश के साथ यहाँ पे हमने यहाँ पे लगाई हुई है, यानी एक लाइन ऊपर और इसी तरह एक लाइन नीचे। ये आपको कंसोल के अंदर दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखें, ये हमारी फ़र्स्ट वो लाइन है जो अभी मैंने हाईलाइट की है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ के बाद लाइन ब्रेक हुई, ये एक लाइन बन गई, और ये हमारे पास बन गई दूसरी लाइन, ठीक है। ये हमारे पास वो डैश वाली दूसरी लाइन है, डैश 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 इसने ऐड कर दिया, तो वो लाइन हमारी बन गई, ठीक है। अब इसके दरमियान वाला जो पार्ट है system.out.format, बाकी आप देखें प्रिंट
एलन यूज़ किया, लेकिन यहाँ पे हमने फॉर्मेट यूज़ किया। क्यों? क्योंकि जो हमने स्ट्रिंग डिस्प्ले करवानी है वो हमने एक फॉर्मेट में डिस्प्ले करवानी है, और वो फॉर्मेट हमने ऊपर वेरिएबल के अंदर डिफ़ाइन कर रखा है कि हमने किस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली अपनी वो लाइन डिस्प्ले करवानी है। तो यहाँ पे आप प्रिंट एलन यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे आप यूज़ करेंगे फॉर्मेट, और इसको हम फर्स्ट जो पैरामीटर पास करते हैं वो हमारा फॉर्मेट ही होता है, यानी किस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली हमने लाइन को डिस्प्ले करवाना है। और फिर हम जितने हमने ऊपर डिफ़ाइन किए हैं यहाँ पे फॉर्मेट में आप देख सकते हैं कि जितने हमने यहाँ पे वेरिएबल डिफ़ाइन किए हैं 1 2 3 4 5 6, उतने ही आप यहाँ पे कॉमा डाल के वो वेरिएबल ऐड कर दें। सबसे पहला पैरामीटर फॉर्मेट पास करना है, फिर उसके बाद एम्प्लॉय आईडी, फिर एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय क्वालिफिकेशन, एम्प्लॉय एक्सपीरियंस, एम्प्लॉय सैलरी, और ये कर दिया जी हमने इसको पास। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे इसके नीचे एक लाइन लगा दी इस कॉलम के, और इस कॉलम के ऊपर एक लाइन लगा दी। अब हम आ जाते हैं फॉर लूप के अंदर। कोड ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, मुझे भी पता टाइम ज़्यादा हो गया, लेकिन आपको समझ आ जाए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। चलें, यहाँ फॉर लूप के अंदर आ गए तो यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई है, वो सॉरी क्लास हमने ऑलरेडी बनाई हुई है। यहाँ पे हमने सिर्फ उसका एक ऑब्जेक्ट ही बनाया, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनाया, फिर कॉलन के साथ हमने इसको फॉर लूप को रन किया एम्प्लॉय लिस्ट तक, यानी एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ पड़े हुए हैं, ठीक है, उन सभी को हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। कैसे डिस्प्ले करवाना है? उसी तरह उस फॉर्मेट के साथ डिस्प्ले करवाना है। सिस्टम डॉट आउट डॉट फॉर्मेट, पहला पैरामीटर फॉर्मेट पास किया, फिर हमने क्या किया, एम्प्लॉय डॉट गेट एम्प्लॉय आई, गेट एम्प्लॉय डॉट गेट एम्प्लॉय नेम। ऊपर हमने सेटर मेथड यूज़ किया था, नीचे हम गेटर मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे गेटर मेथड जो हैं वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिए। ठीक है, ये आप कंप्लीट इसकी पूरी कोडिंग देख सकते हैं इस लाइन की। ठीक है, और इस लाइन के बाद हमने ये माइनस 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 जो है वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यहाँ पे यूज़ कर दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा जी, ये हमारे पास यहाँ पर एक लाइन जो है वो प्रिंट कर देगा। वो लाइन हमारे पास होगी ये, यानी जब एक रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा उसके बाद नीचे ये डैशेस वाली लाइन आ जाएगी, फिर एक रिकॉर्ड, फिर नीचे ये वाली लाइन, और इस तरह से यहाँ पे देखें लाइन ब्रेक हो रही है, ऊपर रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है, नीचे लाइन ब्रेक हो रही है। तो इसके बाद हमने यहाँ पे यूज़ किया इंटीजर करैक्टर काउंट इज़ इक्वल टू करैक्टर काउंट माइनस लाइन काउंट। अब एक चीज़ आपने यहाँ पे देखनी है कि जब हमने करैक्टर काउंट को क्या किया था, लाइन डॉट लेंथ उसमें ऐड की थी, तो उसमें लाइन ब्रेक भी आ रहा था, यानी ये वाला स्लैश एन भी उसमें आ रहा था करैक्टर काउंट में। तो ये हमने माइनस करना है उसमें से। माइनस कैसे करना है हमने, उसमें से ये जो लाइन काउंट की लेंथ है उसको हम माइनस कर देंगे करैक्टर काउंट में से, तो हमारा जो एग्जैक्ट हमारी जो करैक्टर काउंट है वो हमारे पास निकल आएगी। ठीक है, अब इसके बाद हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज़ किया, 2 दफ़ा लाइन ब्रेक की। लाइन ब्रेक करने के बाद हमने फाइल रिकॉर्ड लिखा, कुछ ब्लैंक स्पेस इसमें ऐड की, फिर लाइन ब्रेक की, और ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र भी आ रहा होगा ये फाइल रिकॉर्ड। ऊपर 2 दफ़ा लाइन ब्रेक की हुई है, नीचे 1 दफ़ा लाइन ब्रेक की हुई है, और यहाँ पे कुछ ब्लैंक स्पेस ऐड करने के बाद फाइल रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाया हुआ है। फिर उसके नीचे फिर इसी तरह एक फॉर्मेट का टेबल हमने जो है वो ऐड किया। पहले 2 लाइंस ऐड की हैं, 2 लाइंस ऐड करने के बाद हमने उसके नीचे ये T4 T स्पेस T वर्ड्स T लाइंस T अल्फ़ाबेट्स T इंटीजर्स यहाँ पे 6 वो हमने इसको कॉलम्स जो हैं वो ऐड किए, और फॉर्मेट का हमने पैरामीटर पास किया सिस्टम डॉट आउट डॉट फॉर्मेट को। फिर उसी तरह हमने एक लाइन लगाई, और लाइन लगाने के बाद यहाँ पे हम आ गए सिस्टम डॉट आउट डॉट फॉर्मेट। अब जो जितने भी वेरिएबल्स हमने ऊपर यूज़ किए थे, करैक्टर काउंट का, वाइट स्पेस काउंट, वर्ड काउंट, इंटीजर्स काउंट, अल्फ़ाबेट काउंट, उसको हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। कैसे डिस्प्ले करवाएंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद, क्योंकि वो इंटीजर वैल्यूज़ थी। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग ऐड करनी है, स्ट्रिंग डिस्प्ले करवानी है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, और यहाँ पे इंटीजर वैल्यू पास करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ फंक्शन हम यूज़ करते हैं जावा के अंदर स्ट्रिंग में कन्वर्जन के लिए। यहाँ पे इंटीजर वैल्यू पास की, करैक्टर काउंट की, यहाँ पे हमने वाइट स्पेस काउंट की वैल्यू पास की, यहाँ पे वर्ड काउंट, और यहाँ पे लाइन काउंट, यहाँ पे अल्फ़ाबेट काउंट, और लास्ट पे इंटीजर काउंट। ठीक है जी, और इस तरह से हमने ये सारी चीज़ें ऐड कर दी। और कैच मेथड के अंदर हमने यहाँ पे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन को हमने यहाँ पे ऐड करवा दिया। अब ये सारा कोड आप देख सकते हैं, मैंने लाइन बाय लाइन सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया। आपको वही किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है असाइनमेंट बनवाने के लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट और लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।